चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट, कि करंट के कैलकुलेशन कैसे होंगे। तो करंट की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब भी चार्ज कहीं से फ्लो करेगा तो एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, वो हमारा करंट है। और चार्ज का फ्लो डेफिनेशन से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है और करंट ऐसे जा रहा है, मतलब चार्ज लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। ऐसे फ्लो कर रहा है तो चार्ज हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सीधे हम क्वेश्चन से ही बात करते हैं, सो दैट आपको फ्लो में थोड़ी फील आ जाए। जैसे चार्ज फ्लोइंग या करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर varies with time as I is equal to 4t square plus 2t minus 1 plus 1 ampere. Fine. Charge flown in t equal to 0 to t equal to 2 or average current for this duration. तो बहुत ही आसान था। यहां मैं कुछ खास फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बनाया है, सीधे करंट क्या है, चार्ज का फ्लो है। तो करंट ये है, तो डी क्यू बाई डी टी हमें गिवन है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो डी क्यू इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 4t क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, लिमिट 0 से q, लिमिट 0 से 2। ठीक है, 32 बाय 3 प्लस 4 प्लस 2 6, 50 बाय 3 कूलम, ऐसा यूनिट है। और एवरेज करंट, वंस अगेन एवरेज करंट क्या है, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल कितना फ्लो किया अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वहां टप्पा था, टोटल कितना फ्लो किया 50 बाय 3, टाइम टेकन क्या है 2 माइनस 0, तो ये 50 बाय 6 एम्पियर ये एवरेज करंट है। और चूंकि आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, एवरेज करंट I1 प्लस I2 बाय 2 नहीं होगा, बिल्कुल होता अगर करंट का एक्सप्रेशन लीनियर होता। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज ये निकलता है फॉर x2 से x1, और ये एवरेज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाय 2 के बराबर होता है अगर फंक्शन लीनियर हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन से निकलेगा। चूंकि लीनियर नहीं था इसीलिए इनिशियल और फाइनल का एवरेज लेने पे कुछ और आएगा, एक्चुअल आंसर कुछ और है। एनीवे, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि करंट और चार्ज क्यू में क्या रिलेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। हम जरा इस फ्लो वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं कि चार्ज का फ्लो होना का मीनिंग क्या है। चलो, तो फ्लो ऑफ चार्ज की मीनिंग समझने के लिए मैं फिर क्वेश्चन यहां ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन होता, इफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ एरिया A with speed v and it carries n electrons per meter cube, find current flowing। जैसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि एक लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो कर रहा है, लिक्विड ऐसा फ्लो कर रहा है और कितनी स्पीड से, v से, एरिया कितना है a, स्पीड v है, कैरीज n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भी है, हर एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, करंट कितना आएगा ये पूछा है। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने की कोशिश करिए कि करंट का मीनिंग क्या है। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट।
तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सिंपली 1 सेकंड में चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, करंट क्या है, चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड। ये अब चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड के लिए वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम इस पार्ट को क्रॉस किया इनटू चार्ज कैरीड पर मीटर क्यूब। सोचो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, और हर एक मीटर क्यूब में कितना चार्ज है उसका मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा। अब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कितना है, एरिया इनटू वेलोसिटी। याद करिए फ्लूइड मैकेनिक्स में एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड था, कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है, और 1 सेकंड में कहीं पे कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है, ठीक वही है जो हर क्रॉस सेक्शन से वॉल्यूम क्रॉस हो रहा होगा। तो एरिया इनटू वेलोसिटी। चार्ज कैरीड पर मीटर क्यूब क्या है, एन नहीं, एन ई। सोचिए 1 मीटर क्यूब में एन इलेक्ट्रॉन थे, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है। तो अगर v मीटर क्यूब क्रॉस किया है या इतने मीटर क्यूब क्रॉस किया है, तो हर मीटर क्यूब में एन ई चार्ज गया होगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो टोटल आंसर आ जाएगा, दिस इज चार्ज फ्लोन। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लोन पर सेकेंड, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहां पे एक बस छोटा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं तो करंट की डायरेक्शन हम ऐसे कहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा कन्वेंशन क्या है, बाय कन्वेंशन हम जो लेते हैं पॉजिटिव फ्लो या पॉजिटिव चार्ज फ्लो को हम करंट पॉजिटिव मानते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं तो करंट पॉजिटिव है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाना और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाना एक ही चीज है, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नेगेटिव लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब हाइपोथेटिकली पॉजिटिव राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से कंफ्यूजन्स कम होते हैं। हाँ, इनिशियली कंफ्यूजन होता है कि हम सोचते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट हमारा कन्वेंशन है कि उसके अपोजिट करंट पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए मतलब करंट लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलो तो इसमें हम ये समझे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज क्रॉस कर रहा है तो करंट है। ठीक है, और नेगेटिव जिस तरफ जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। अगर पॉजिटिव दिया होता तो वही डायरेक्शन करंट की हो जाती। चलो तो थोड़ा और डिस्कशन समझ में आया होगा। Example 3. Find average current या current produced by ring of charge density lambda rotating with angular speed omega. रेडियस आर, अंडरस्टूड। तो क्वेश्चन ये क्या हो गया कि एक रिंग है, ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो चूंकि ये मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज होगा मतलब करंट होगा। अच्छी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ करंट है। तो कैसे सोच रहे हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चार्ज क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब यहां करंट है। और ये इक्विवेलेंट करंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली करंट क्या है, चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड, यही तो लिखना। और चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड मतलब तो बड़ा आसान सा, ओमेगा क्वेश्चन में कांस्टेंट है,
ओमेगा क्वेश्चन में कांस्टेंट है तो हम सीधे यहां एवरेज से भी कर सकते हैं कि चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। और अब जरा समझिए कि इस पूरे पे अगर टोटल चार्ज Q होता टाइम T, पूरे टाइम पीरियड T में इसका होल चार्ज Q विल फ्लो थ्रू इट। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड T में पूरी रिंग घूम जाएगी, मतलब पूरा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से एक बार क्रॉस कर चुका होगा। और Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू 2πr, और टाइम पीरियड कितना है 2π बाय ओमेगा, तो लैम्डा इंटू ओमेगा आर। ठीक है, ये हमारा चार्ज फ्लोन पर सेकेंड है। हालांकि आपके पास एक और बेहतर तरीका था इसी को करने का कि हम क्या सोचते, इस क्रॉस सेक्शन पे ये टाइम T है, अब हम T प्लस dt टाइम में बात करें तो ये रिंग घूम गई होगी, तो घूम गई होगी तो ये dx पार्ट क्रॉस करा होगा। समझिए, dt टाइम में dx पार्ट इसको क्रॉस कर गया, तो चार्ज क्रॉस्ड इन टाइम dt कितना लिखा, dq बाय dt, ये लिख सकते हैं। और dq कितना है, लैम्डा dx, इस हिस्से का चार्ज इसको क्रॉस कर गया, बाय dt, dx बाय dt वेलोसिटी v है और वेलोसिटी ओमेगा r। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि dt टाइम में dx रिंग क्रॉस कर गई, तो चार्ज कितना आया इस dx का, तो इस dx का चार्ज कितना है, लैम्डा dx बाय dt, और dx बाय dt ही वेलोसिटी v है और v ही ओमेगा r। तो एनीवे हमेशा समझिए, किसी भी पॉइंट से या किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है उसी को हम करंट कहते हैं। ये हम डेफिनेशन इन 3 एग्जांपल से सीखे। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करिएगा। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब फिगर कुछ ऐसा है, और ये वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चार्ज क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब करंट होगा। सेकंड में चार्ज का फंक्शन दिया है, करंट निकालना है t इक्वल टू 5 पे, एवरेज करंट निकालना है 0 से 10 का। थर्ड क्वेश्चन में एवरेज करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम। तो आपको डेटा पता होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है या कितनी स्पीड होती है, कितनी रेडियस होती है, और पता है बोर मॉडल यूज करना है। ठीक है, तो ट्राई करिए, हो जाए तो वापस आइए। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चार्ज ये है तो करंट कितना आएगा, 80 + 2। ठीक है, t इक्वल टू 5 पे करंट पूछा है तो I की वैल्यू 42 एम्पियर। चूंकि करंट लीनियर है तो एवरेज आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। चार्ज फ्लोन तो Q एट t इक्वल टू 10, Q एट t इक्वल टू 0, 10 माइनस 0। 10 सेकेंड इसमें रखो, तो 10 सेकेंड रखते तो 400 और 20 420, इनिशियली 0 बाय 10 कितना आया, 42 एम्पियर। या फिर आप सोचते t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 10 का एवरेज t इक्वल टू 5 पे आता, और t इक्वल टू 5 पे करंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 42। और ये काम क्यों चल रहा है, क्योंकि करंट लीनियर है। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं भी पता होता तो ये तरीका तो हमारे पास है ही। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही आसान सा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, किसी भी dt टाइम में कितना मूव कर गया, तो यहां से यहां dt टाइम लगा, dt टाइम में वेलोसिटी v की वजह से dx मूव कर गया, तो dq बाय dt ये करंट है, dq कुछ और नहीं लैम्डा dx है, बाय dt लैम्डा v। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या किया हमने कि ये रॉड ऐसी थी, dt टाइम में इतनी खिसक गई, तो dt टाइम में कितनी खिसकी, dx, तो चार्ज कितना क्रॉस किया, लैम्डा dx, टाइम कितना था, dt, dx बाय dt बन गया वेलोसिटी। थर्ड क्वेश्चन में सर्कुलर ऑर्बिट के लिए सॉल्व करना है, और सर्कुलर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पॉजिटिव मान लो, उससे अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये रेडियस r है, तो करंट कितना आएगा, चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, और चार्ज फ्लोन कितना है, कुछ और नहीं E, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ऑन एन एवरेज हर टाइम पीरियड में क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो टाइम पीरियड t में कितना चार्ज फ्लो किया, E। टाइम कितना है, टाइम पीरियड t
2 पाई आर बाय वी। अब हमें डेटा चाहिए, तो हमारे पास डेटा है वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 पे 6, रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉन, फर्स्ट बोर मॉडल, E 1.6 इंटू 10 पे -19, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 पे 6 बाय 2 पाई 3.14, रेडियस 0.53 इंटू 10 पे -10। ठीक है, इस 2.18 से लगभग ये 2 काट दो, इसको 3 और ये 5, ये 1.5 से 1.5 काट दो, सब कट गए। ठीक है, सब कट गए, बचा कितना 10 पे -3 एम्पियर। और देखिए ये 1 मिली एम्पियर, अकेले एक इलेक्ट्रॉन का रोल 1 मिली एम्पियर है। अब आप ये कहें कि इसमें तो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब किसी भी एटम में, सॉरी एटम की बात नहीं करो, किसी भी सॉलिड में इतने सारे एटम हैं, सब एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस हिसाब से तो करंट अच्छा खासा हो गया। लेकिन क्या है कि सभी करंट एडिटिव नहीं है, कुछ के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, कुछ के ऐसे घूम रहे हैं, कुछ के ऐसे घूम रहे हैं, कुछ के ऐसे घूम रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ये करंट ओवरऑल इसमें 0 है। क्यों? क्योंकि हर करंट, हमेशा करंट की डायरेक्शन एक सी नहीं है। ठीक है, तो भले ही 1 मिली एम्पियर ठीक ठाक करंट आया, लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सब में रैंडमनेस है, तो ऑन एन एवरेज करंट 0 होता है। ठीक है, और स्पीड इस ऑर्डर की थी। तो ये डेटा हमारा पुराना जो हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रखा है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ई। इंटरेस्टिंग पार्ट है, अच्छे से देखिएगा कि रो एल बाय ए। एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया। लेकिन लेंथ और एरिया हमेशा आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे ये जरूरी नहीं है, कभी कभी दिख भी जाएंगे। तो मैं यहां से इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये एल बी एच, अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो इसका रेजिस्टेंस है रो एल बाय एरिया। तो ऐसे जा रहा होगा तो ये लेंथ है, ये एरिया है। लेकिन इसी में अगर करंट की डायरेक्शन में बदल दूं, जैसे करंट ऐसे आ रहा होता, तो अब जरा समझिए लेंथ कौन सी होगी, h। करंट की डायरेक्शन में जो डायमेंशन मिलेगी वो h होगी, और एरिया कौन सा होगा, ये एरिया का काम करेगा। तो ये बी एल, तो ये आएगा रो एच बाय एल बी। ठीक है, तो कौन सा एरिया है जो करंट के परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन है, वो एरिया है। लेंथ कौन सा है जो करंट के अलोंग है। ठीक, तो ये हमारा रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन। ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन कब काम के हैं, जब कब के लिए निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी कांस्टेंट हो, जो रो एल बाय, यहां लिख देता हूं, डेंसिटी बोल रहा हूं मैं इसको, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो और एरिया भी कांस्टेंट हो, तब के आंसर है कि थ्रू आउट द करंट एरिया सेम मिले, थ्रू आउट द करंट रेजिस्टिविटी सेम मिले, तब का आंसर है। और अगर इनमें से एक भी बदल रहा होगा तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही काम की चीज है कि एरिया कौन सा है और लेंथ कौन सी है। करंट के पैरेलल जो जाओगे वो लेंथ है, और जो परपेंडिकुलर मिलेगा वो एरिया है। और ये आंसर कब ट्रू है, जब एरिया कांस्टेंट हो और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो। अब अगर ये बदल रहे होंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं। R1 R2, तो यहां R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा, यहां R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। सब लोग कंफर्टेबल होंगे कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ने हैं। तो हम कुछ इन पे बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं।
एग्जाम्पल 1, L 2L, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी 2 रो, एरिया ए, एरिया ए, ठीक है। फाइंड आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों टर्म अलग अलग है, तो ये मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है। मुझे ये समझाना पड़ेगा करंट कैसे जा रहा है। करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ये सीरीज में है क्योंकि एक के बाद एक आएंगे। तो सीरीज में कब होते हैं? जब करंट की डायरेक्शन में एक के बाद एक आए। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, मतलब ये कुछ और नहीं, ये फोटो सीधे ऐसा है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? R1 प्लस R2। इस हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है? रो एल बाई। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 रो 2L बाय ए, तो 5 रो एल बाय ए। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन अब हमें चाहिए इसके साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, और इसका मीनिंग क्या है अच्छे से समझिएगा। इवन इक्विवेलेंट कोई भी प्रॉपर्टी पूछी जाए, उसकी मीनिंग क्या है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या है? अगर मैं इनको एक सिंगल रो इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं, अगर सिंगल रो इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? वो इसी से मैच करना चाहिए। गलती जनरली क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि सीधे इसको फॉर्मूले से कंपेयर कर देते हैं। तो रो इक्विवेलेंट आ गया 5 रो। दिस इज रॉन्ग। आपको फॉर्मूले से कंपेयर नहीं करना है। इस पूरे में अगर सेम मटेरियल भरा होता तो इसका आंसर कितना आता? कितना आता? रो इक्विवेलेंट, लेकिन L नहीं बनता, ये 3L। और आया कितना है? तो ये आंसर इससे मैच करना चाहिए, तभी जाके इक्विवेलेंट की मीनिंग है कि अगर पूरे को सिंगल मटेरियल से रिप्लेस करते तो आंसर सेम आना चाहिए। तो रो इक्विवेलेंट 3L बाय ए, और आया कितना है? 5 रो L बाय ए। तो रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 रो बाय 3। एक तरीके से आप इसको एवरेज रेजिस्टिविटी सोच सकते हैं। और अब फील करिए कि रो और 2 रो का एवरेज इनके ही बीच में तो आएगा, और वाकई में इनके बीच में आ रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया होता तो रो और 2 रो का एवरेज उससे ऊपर निकल गया, मतलब इनको कंबाइन किए तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, जबकि रेजिस्टिविटी तो बीच में कुछ आएगी। कॉमन सेंस तो यही कहता है। और वो कब आएगा? जब हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी भी मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी पूछी हो तो आपको क्या करना है? पूरे में थ्रू आउट द सिस्टम सेम मटेरियल यूज करिए और आंसर निकालिए और कंपेयर करिए। ठीक है? तो दोनों आंसर सेम आने चाहिए। अपने आप आपकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टिविटी या जो भी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी है उनके बीच में आएगी। तो पहला बात की जब सीधे सीधे सीरीज में दिख रहे थे। दूसरा और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन ले लेते हैं जब ये पैरेलल में दिख रहे हैं। तो पैरेलल के लिए मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसे कुछ। ये स्मॉल ए, ये 2A सिलेंडर है, इसकी रेजिस्टिविटी रो, इसकी रेजिस्टिविटी 2 रो। फिर से रो 2 रो ले रहा हूं। अब मैंने करंट भेजा ऐसे। अब पूछा है आर इक्विवेलेंट और रो इक्विवेलेंट। तो पहले तो आपको यह समझ में आना जरूरी है कि ये पैरेलल में है। पैरेलल में हमेशा ऐसे सोचिए कि जो हम करंट भेज रहे हैं ये पैरेलली दोनों में एक साथ जा रहा है। करंट अगर इसमें जा रहा है तो इसमें दोनों में एक साथ पहुंच रहा है। पिछले केस में क्या था? इट वॉज 1 by 1। पहले इसमें जाएगा फिर इसका नंबर आएगा। अभी क्या हो रहा है? साइमल्टेनियस जा रहा है। तो सीधे ऐसे समझ सकते हैं, जिन जिन पार्ट में एक साथ करंट फ्लो कर रहा है वो सभी आपस में पैरेलल में। ठीक है? और एक के बाद एक जा रहा है तो सीरीज में। चलो, तो अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये समझना पड़ेगा ये वाला रेजिस्टेंस और बाहर वाला रेजिस्टेंस, तो ये दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। दिस प्लस दिस।
और ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो, अंडरस्टूड है, लेंथ एल, रो एल बाय पाई ए स्क्वायर अंदर वाला, इसकी लेंथ है, डेंसिटी रेजिस्टिविटी रो, लेंथ एल, एरिया पाई ए स्क्वायर, इसका 2 रो, लेंथ एल, पाई 3 पाई ए स्क्वायर। 3 पाई ए स्क्वायर समझ में आया, बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा दिया, तो इस हिस्से का एरिया पाई 2a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, 3 पाई ए स्क्वायर। और अब ये जो R1 और R2 निकले हैं वो डायरेक्ट नहीं छोड़ने हैं, ये ऐसे आना है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 पाई ए स्क्वायर बाय रो एल, 1/R2 3 पाई ए स्क्वायर बाय 2 रो एल, कंबाइन कर दो 3/2 प्लस 1 5/2 रो एल। तो R इक्विवेलेंट का आंसर, इसको पलट दो, 2 रो एल बाय 5 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद आप इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी के लिए वंस अगेन कंपेयर मत कर देना कि रो इक्विवेलेंट एल बाय पाई ए स्क्वायर ये हो गया, इसको कंपेयर कर दिया 2 रो एल बाय 5 पाई ए स्क्वायर, कंपेयर किया तो रो इक्विवेलेंट आ गया 2 रो बाय 5। सर्टेनली गलत है, रो 2 रो का एवरेज 2 रो बाय 5 तो आ नहीं सकता। गलती क्या है कि हमने एरिया गलत लिया है। इस पूरे को हम क्या लिखेंगे अगर हम सिंगल से रिप्लेस करते, कीप ज्योमेट्री सेम। इस पूरे सिस्टम की ज्योमेट्री क्या है, लेंथ एल रेडियस 2a, लेंथ एल रेडियस 2a। तो आंसर क्या आता, रो इक्विवेलेंट एल बाय पाई 2a का होल स्क्वायर आया कितना है, 2 रो एल बाय 5 पाई ए स्क्वायर, रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 रो बाय 5। और देखिए रो और 2 रो के बीच में है। और एक और बात देखिए, पिछली बार भी रो और 2 रो थे, उसका एवरेज कुछ और था, यहां कुछ और था। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा वो तो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बनाया है। ठीक, तो एवरेज कुछ भी हो सकता है, कभी अर्थमेटिक मीन यूज होगा, हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है हार्मोनिक मीन हो सकता है कोई और मीन हो। ठीक है, इसीलिए आपको जनरली पहले से पता नहीं चलेगा कि इक्विवेलेंट क्या आएगा, आपको निकाल के देखना पड़ेगा। अब मैं 2 एग्जांपल और ले रहा हूं सो दैट आपको और बेहतर फील आएगा इक्विवेलेंट का। जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल था ये, करंट जा रहा है ऐसे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, लेंथ एल है, ये रेडियस 2a है, ये रेडियस a है। और एग्जाम्पल 4 ले रहा हूं, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि करंट ऐसे जा रहा है और इसकी रेजिस्टिविटी बदल रहा हूं, और रेजिस्टिविटी R के साथ बदल रही है, रो R बाय R, ये रेजिस्टिविटी है। यहां रेडियस लीनियरली बदल रही है, यहां रेजिस्टिविटी लीनियरली बदल रही है। ठीक, अब हमसे पूछा होता फाइंड R इक्विवेलेंट एंड रो इक्विवेलेंट, क्वेश्चन तो वही रखता हूं। अब बस आपको यह समझने की जरूरत है कि हमारा फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन किया था। जब एरिया थ्रू आउट सेम हो, रेजिस्टिविटी सेम हो, एरिया सेम हो, एरिया सेम नहीं है, रेजिस्टिविटी सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है। यहां एरिया थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम है लेकिन रेजिस्टिविटी बदल रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल सो दैट आपको मैं और अच्छे से फील करा सकूं ये चीज। क्वेश्चन लगभग वही, करंट ऐसा है और इस बार ये लेंथ एल है, रो इज इक्वल टू रो एक्स बाय एल। अभी समझ में आ जाएगा मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल ये क्यों लिया। चलो, अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। एरिया तो थ्रू आउट वेरिएबल है तो आपका तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला रो एल बाय ए तो एरिया कांस्टेंट के लिए था। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल। तो हम इसको एक्स पे ये एक स्ट्रिप मान लेते हैं, मान सकते हैं।
इसका एरिया वेरिएबल है, लेकिन इसका एरिया तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं। इतना पतला है कि इस एरिया और इस एरिया को हम रफली सेम मान सकते हैं। तो इस स्ट्रिप के लिए हमारी एरिया की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, तो इसकी रेडियस मैंने ले ली r। तो मैं इस स्ट्रिप के लिए तो रेजिस्टिविटी रो कांस्टेंट है और dr रो लेंथ कितनी है dx, सामने का एरिया कितना है पाई r स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको छोटे 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 कई रेजिस्टेंस मान लिए। मींस मैंने इसको किस में तोड़ा है, ऐसी छोटी छोटी डिस्क में। ठीक है, अब ऐसी छोटी छोटी डिस्क में तोड़ा है तो ये किसी डिस्क का dr है, ऐसे सभी dr आपस में सीरीज में है, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो मैं dr का आंसर तो ऐसे निकाल सकता हूं, सीरीज में है मतलब dr1 प्लस dr2 प्लस dr3 ऐसे होगा। दैट मीन्स dr कैन डायरेक्टली बी इंटीग्रेटेड। तो r इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ dr, तो रो dx बाय पाई r स्क्वायर। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि स्मॉल r वेरिएबल है, अलग अलग इस पे r अलग अलग है, तो आप r स्क्वायर को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, x की लिमिट 0 से l है, ये सही है, लेकिन r को हमें x के टर्म में लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात है नहीं। यहां से हमें r चाहिए, तो ये लेंथ a थी, ये लेंथ भी a थी क्योंकि टोटल लेंथ 2a थी। तो ये लेंथ कितनी थी a बाय l इंटू एक्स, ये ओरिजिनली a थी। लीनियर वेरिएशन, मैं लीनियर वेरिएशन को ऐसे समझता हूं कि इनिशियली a था, फाइनली 2a है, तो l जाने पे चेंज कितने का आया, इतने का। तो x जाने पे चेंज कितने का आया, दिस बाय दिस। ये था कितना a, कितने का चेंज आ गया, इतने का। मतलब a से 2a गए, तो l जाने पे लेंथ में चेंज आया या रेडियस में चेंज आया a का। तो x जाने पे a बाय l इंटू एक्स, था कितना a, कितना चेंज आ गया ये, तो जोड़ दिया तो किसी भी x की रेडियस मिल गई। या फिर आप ऐसे बनाओ और सिमिलर ट्रायंगल से सॉल्व करो, इससे ये लेंथ मिल गई, इसमें ये जोड़ दो, आंसर आ गया। तो एनीवे अपना काम हो चुका है, ये आया, ये अपन इसमें छाप देते हैं। तो रो dx बाय पाई a प्लस a बाय l x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से l। और यहां पे करते तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग में बनता, लेकिन एक l बाय a बाहर आएगा, पाइए 1 अपॉन इंटीग्रेशन, तो ये बना 1 अपॉन 0 रखने पे कितना बनता a 2a, इंटीग्रेशन करके देख लेना। तो रो l बाय 2 पाई a स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसमें कतई नहीं सोचिए कि एरिया का एवरेज आ गया है, क्योंकि इनिशियली एरिया है पाई ए स्क्वायर, फाइनली एरिया है 4 पाई ए स्क्वायर। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि रो l बाय a1 प्लस a2 बाय 2। देखो आंसर मैच भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम कहीं भी एवरेज यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो एरिया लीनियरली नहीं है, रेडियस लीनियरली है, एरिया में स्क्वायर आ गया। दूसरी बात कि एरिया डिनोमिनेटर में भी है, तो एवरेज तभी लगता है जब लीनियर टर्म न्यूमरेटर में हो। ठीक, चलो फिलहाल उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने छोटी छोटी डिस्क में तोड़ दिया। हर डिस्क के लिए ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि डिस्क के लिए एरिया कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये एरिया और इस एरिया में कोई खास अंतर नहीं है। और हमने उसका आंसर निकाला, सभी सीरीज में थी, सीधे इंटीग्रेशन कर दिया। ये इसके बाद ये आपका काम है कि इसको टी सब्स्टिट्यूट करो और इंटीग्रेट करो। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में दिखने में लगभग एक से लग रहे हैं, दोनों ही सिलेंडर हैं, दोनों ही लेंथ एल एरिया ए के हैं या रेडियस आर के हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर, एरिया सेम है, लेकिन दिक्कत क्या है कि रेजिस्टिविटी बदल रही है यहां भी और यहां भी। इसीलिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रो एल बाय ए तो तभी सही है जब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो। ठीक,
अब समझिएगा कि हमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखनी है तो सेम रेजिस्टिविटी का लोकस चाहिए। ये आसान है, यहां रेजिस्टिविटी किसके साथ बदली, x के साथ, तो सेम x पे लोकस क्या बनेगा, इस पूरी डिस्क का x सेम है, सबका x सेम है। और अगर मैं ये डिस्क ऐसे मान लूं तो इस dx लेंथ के लिए आप रेजिस्टिविटी कांस्टेंट मान सकते हो, यही इस dx लेंथ के लिए रेजिस्टिविटी आप ये वाली मान सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी x के साथ बदल रही है, x में इतना कम चेंज है कि इस लेंथ के लिए हम कांस्टेंट मान लें। तो अब इस छोटे से हिस्से का तो रेजिस्टेंस हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो एक्स बाय एल, थिकनेस क्या है dx, एरिया क्या है कांस्टेंट, सबका सेम है। अब करंट जा रहा है ऐसे, तो इसका dr होगा रो एल और लेंथ कितनी है dx, रो एल बाय ए। और अब ये ढेर सारे जो dr मिलते एक के बाद एक के बाद एक मिलते सीरीज में, तो वहां टप्पा हो जाता, R इक्विवेलेंट dr का इंटीग्रेशन। और इस बार x dx इंटीग्रेशन 0 से l, इस बार वाकई में ये एवरेज है, क्योंकि लीनियर है तो एवरेज से काम चल जाता। फिलहाल आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, x का क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, तो l स्क्वायर बाय 2, तो रो एल बाय 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो आंसर बना वो l इंटू इनिशियली रो फाइनली रो 0 l बाय e, यही तो है। यहां पे रेजिस्टिविटी 0, यहां रेजिस्टिविटी रो l लेंथ पे, एवरेज लिया, काम चल गया। तो यहां चल गया क्योंकि न्यूमरेटर में था। अब जरा देखें लीनियर, तो यहां भी ये रेजिस्टिविटी, क्या यहां काम चलेगा? अब जरा देखिएगा, दिक्कत फिर हमेशा देखिए समस्या ही समाधान है। समस्या क्या है हमारी कि फॉर्मूला हमारा तब सही है जब एरिया कांस्टेंट हो, है पूरे में। फॉर्मूला तभी सही है जब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, तो मेक इट कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कब होगा, जब r सेम होगा। और सेम r किस पे है, इस पूरे सर्कल पे सेम r है। क्या सिर्फ इस सर्कल पे ही सेम r है? नहीं, इस पूरे सिलेंडर पे सेम r है। सोचो, इस पूरे सिलेंडर का r सेम है थ्रू आउट द सिलेंडर, स्मॉल r की वैल्यू सेम है। इसका मतलब अगर मुझे इसको तोड़ना है तो ऐसे सिलेंडर में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते हैं, मतलब क्वेश्चन खुद ही अपने आप में बता रहा है कि आपको क्या स्ट्रिप लेनी है। थोड़ा बड़ा फिगर, और अब मैं जो स्ट्रिप ले रहा हूं वो स्ट्रिप है कुछ ऐसी। मैंने क्या किया, इस स्मॉल r पे ये dr लिया। ध्यान दीजिए, r को बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप मूव कैसे करोगे पूरे में, तो dr तो चाहिए। तो r में स्मॉल चेंज dr, और अब जो ये बना है ये कुछ तो भी, इस पूरे के लिए आप रेजिस्टिविटी रो r बाय r कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस r में कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लेंथ l है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका dr कैसे निकलेगा, तो रो l बाय e। रो कितना है, रो r बाय r। लेंथ कितनी है, वाकई में लेंथ l है। एरिया कितना है, और एरिया कौन सा लेना है, ये समझ में आया। या तो एरिया आप लिखते, ये एरिया आता पाई r प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। इसको खोलो तो r स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2r dr माइनस r स्क्वायर कट गया, dr स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, 2 पाई r dr। और शायद आपको समझ में आ गया होगा, पेरीमीटर इंटू थिकनेस। पेरीमीटर कितना है, 2 पाई r, थिकनेस कितनी है dr। तो आप एरिया ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको खोल दो, dr स्क्वायर निगलेक्ट कर दो, बचा हुआ, या जो हम स्ट्रिप लेते आ रहे हैं इससे भी। तो ये हमारे dr की वैल्यू आ गई। r से r काट दिया, ठीक है।
तो रो एल बाय 2 पाई आर डी आर, ये डी आर। अब आर इक्विवेलेंट चाहिए, डी आर का इंटीग्रेशन कर डाला हमने, लेकिन कुछ गलती दिख रही है, क्योंकि डी आर का इंटीग्रेशन करते तो ये जो डी आर है ये तो नीचे आ गया, जबकि इंटीग्रेशन में ऊपर चाहिए था। मतलब पक्का कुछ गलत है। और गलत क्या है कि ये जो डी आर बना, ये जो रेजिस्टेंस बना, इसका अगला रेजिस्टेंस कौन सा है? इसका अगला ये बनता, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिप, इसका अगला ये बनता। मतलब इसके पास जो स्ट्रिप बन रही हैं वो कैसी हैं? एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, और ये सभी स्ट्रिप इस करंट के लिए सब में करंट एक साथ जा रहा है, एक के बाद एक नहीं आई है, ये स्ट्रिप एक साथ आई है। और स्ट्रिप एक साथ आई है, इसका मतलब ये सभी स्ट्रिप आपस में पैरेलल में है, और आपस में पैरेलल में है तो आर नहीं जुड़ेगा, डी आर डायरेक्टली एड नहीं होगा। 1/r इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। इन सभी के रेजिस्टेंस 1/r करके जुड़ते, और उनको जोड़ने पे r नहीं मिलेगा, 1/r इक्विवेलेंट मिलेगा। अब अपने आप ही 2 पाई आर डी आर बाय रो एल नीचे आ गया। अब इंटीग्रेशन कर दो 0 से r, बड़ी अच्छी बात है, 2 पाई आर स्क्वायर बाय रो एल, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या एवरेज से काम चला है। तो एवरेज देखें तो सेंटर पे रेजिस्टिविटी 0 है, यहां रेजिस्टिविटी रो है, तो डायरेक्ट एवरेज रो बाय 2 इंटू एल बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में चल गया, लेकिन जरूरी नहीं, हमें पहले से कभी पता नहीं चलेगा कि कब चलने वाला है काम, कब नहीं चलने वाला। हाँ, यहां एक बात समझने की कोशिश करिए, अंतर क्यों आया। यहां अंतर इसीलिए आया क्योंकि हमने इस लेंथ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा। यहां अंतर क्या आया, हमने एरिया को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा। और जब आप लेंथ को तोड़ोगे तो वन आफ्टर अनादर आएंगे, वन आफ्टर अनादर आएंगे, और लेंथ का डीएक्स ऊपर भी आएगा, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ेंगे सीरीज में। एरिया को जोड़ोगे तो रो एल बाय एरिया में स्मॉल एरिया डीए नीचे आएगा, या तो वैसे समझिए, या एरिया को आप तोड़ रहे हो तो ये छोटे छोटे एलिमेंट एक दूसरे के पैरेलल में। तो या तो आप रट लो कि जब लेंथ तोड़ोगे तो सीरीज में आएंगे, एरिया तोड़ोगे तो पैरेलल में आएंगे। मैं रिकमेंड करता हूं कि प्रॉपर समझिए कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, और किस में तोड़ना है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। ठीक है, वो अपने आप फील आ जाएगा आपको। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये सब। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन को आपको करना है। हाँ, ये 3 क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए हैज रेजिस्टेंस आर नॉट। तो इनिशियली रेजिस्टेंस आर नॉट है। ठीक है, अब क्या है, वैसे लेंथ एल और ये डेटा की जरूरत नहीं है, आपको आर नॉट के टर्म में आंसर देना है। ठीक है, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 0.2% एंड स्मॉल ए क्या है, रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 0.3%। और सेकंड में वही 0.2 की जगह 20% कर दिया है, 0.3 की जगह 30%। पहले में स्मॉल चेंज है, दूसरे में बड़े हैं। लेकिन तीसरे की लैंग्वेज देखिए, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ। वायर को स्ट्रेच कर दिया और लेंथ हमने डबल कर दी, तो तीनों आंसर आर नॉट के टर्म में आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा, एक रॉड है लेंथ 2l की, लेंथ एल इधर है, लेंथ एल इसके अंदर है। दूसरा सिलेंडर, यहां लेंथ एल का रेजिस्टिविटी 2 रो का इसके ऊपर है, तो आपको आर इक्विवेलेंट, रो इक्विवेलेंट। तो सिंपली आपको सीरीज पैरेलल सोचना पड़ेगा, कौन कौन से पार्ट सीरीज में, कौन कौन से पार्ट पैरेलल में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सिंपली क्या है, फोर्थ नहीं दे रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन सिंपली ये है कि एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऐसा था जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस कुछ है, हेमिस्फीयर मान लिया। ठीक है, या स्फीयर भी कर देता हूं, फिगर कम से कम बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब कब ऐसा फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस ये समझिए, करंट चारों तरफ अंदर से आ रहा है, बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन रेडियल है। ठीक है, इनर रेडियस स्मॉल ए है, आउटर रेडियस 2a है। अब आपको इसके लिए बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन लगेगा, बाकी
दिख रहा है? तीनों क्वेश्चन ट्राई करिए, हो जाए तो फिर वापस वीडियो पे आइए। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इनके। चलो पहला पार्ट है वायर, ये कहा जाए तो एक तरीके से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रो एल बाय ए, बेहतर है एक ही जगह पाई ए स्क्वायर। स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए लॉग लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात कर चुके हैं। डी आर बाय आर डिफरेंशिएट करते तो कांस्टेंट का तो रोल ही नहीं आता, डी एल बाय एल माइनस 2 डी ए बाय ए। एरर नहीं है, हमें मॉड नहीं लगाना है, ये चेंज है तो मॉड नहीं लगेगा। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका परसेंटेज चेंज, इसका परसेंटेज चेंज कितना है 0.2, इसका परसेंटेज चेंज कितना है डिक्रीज बाय 0.3 माइनस 0.3, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया 0.8%। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है 0.8%। इसका मतलब रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर नॉट में 0.8% बढ़ गया। ये पहले का आंसर, ठीक है। तो स्मॉल चेंज के लिए हम ये यूज कर सकते थे, लॉग लेके डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट टर्म मर गए, डीएल बाय एल माइनस 2 डी ए बाय, और रेडियस डिक्रीज की थी इसीलिए नेगेटिव, लेंथ इंक्रीज की थी इसलिए पॉजिटिव। लेकिन ये तरीका सेकंड वाले में काम नहीं करेगा क्योंकि ये बड़े परसेंटेज चेंज है, और बड़े परसेंटेज चेंज के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ये था। अब नया आर नॉट क्या आया, तो नया लेंथ नया एरिया, ये लिखते। अब नई लेंथ कितनी है, पुरानी लेंथ का 20% ज्यादा, तो ये बना 6L बाय 5। नया एरिया क्या है, नई रेडियस कितनी है, डिक्रीज बाय 30 बाय 100, 7A बाय 10। तो इसको लिखते तो रो लेंथ L कितनी होती, 6L बाय 5 बाय पाई 7A बाय 10 का होल स्क्वायर। 10 का 100 और 100 में से 5 गए 20, 20 इंटू 6 120 बाय 49 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर। अब थर्ड पार्ट का आंसर चाहिए हमें, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ। ये और भी अलग है क्योंकि यहां एरिया और लेंथ डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि अगर आपने वायर को स्ट्रेच कर दिया, लेंथ डबल कर दी, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से लेंथ डबल हो गई तो एरिया आपका आधा हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। अब इनमें हम जो बढ़ा रहे थे, इनमें कहीं नहीं लिखा कि स्ट्रेच किया है, तो शायद हमने मटेरियल ऐड कर दिया होगा या सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा शुरू के 2 केसेस में, क्योंकि यहां लेंथ और रेडियस इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहे हैं। यहां लेंथ बदल रही है तो रेडियस बदल रही है, क्योंकि अंडरस्टूड है, स्ट्रेच वर्ड लिखा है मतलब वॉल्यूम कंजर्व्ड है। तो लेंथ डबल की, एरिया आधा हो गया, तो रो लेंथ डबल एरिया आधा, रेजिस्टेंस 4 गुना, तो इसका आंसर आएगा 4R नॉट इसका। तो बड़ा आसान सा था। तो ये मुझे ये रिकॉल कराना था कि स्मॉल परसेंटेज चेंज लॉग लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेरिवेटिव मदद करेगा। बड़े परसेंटेज चेंज में आपको ही करना पड़ेगा पूरा। स्ट्रेच किया तो ये लैंग्वेज अलग थी, वॉल्यूम कंजर्वेशन है, तो यहां डिपेंडेंट हो गए लेंथ और एरिया। क्वेश्चन 2 था, इस तरह कुछ L L 2 रो 2 रो 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 ऐसा। तो ये दरअसल एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। पहले ये समझिए कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ध्यान दीजिए ये सिंगल है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है। तो अंदर वाला रेजिस्टेंस है रो एल बाय पाई ए स्क्वायर। शायद डायमेंशन ए और 2a थी, मिट गया, दिख नहीं रहा है, मैंने यही माना ए और 2a होंगी। तो रो एल बाय पाई ए स्क्वायर ये अंदर वाला है, और बाहर वाला है रो की जगह 2 रो एल बाय 3 पाई ए स्क्वायर। बाहर वाले का एरिया 3 पाई ए स्क्वायर है, और इस वाले के लिए तो रो एल बाय पाई ए स्क्वायर।
हालांकि इसमें कैलकुलेशन बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि इसको अगर R नाम दें, इसको R नाम दें, तो ये क्या है 2R/3। कैलकुलेशन थोड़े दिमाग में करना आसान हो जाएगा। R और 2R/3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो 1/R प्लस 1/2R/3, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया 5/2R, 2R/5। इसमें क्या जोड़ना है R, तो कितना आ गया 7R/5। R हमने किसको माना था, ये हमारा R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा, सीरीज, ये और ये पूरा सिस्टम सीरीज में है, ये दो आपस में पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, ये 2/5 1 7/5, R की वैल्यू छाप दी। लेकिन शायद रो इक्विवेलेंट भी पूछा था, और रो इक्विवेलेंट हमेशा कीप ज्योमेट्री सेम। पूरे में रो इक्विवेलेंट भरते तो क्या आता, तो भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते। इवन इसके लिए भी हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, बस ये सीरीज में सीधे आ गया रो L/A, ये आया रो L/A। तो कंबाइन किया तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 1/4 5/4, ये R इक्विवेलेंट है, और ये आंसर सेम आना चाहिए। तो 7/5 रो इज इक्वल टू 5/4 रो इक्विवेलेंट। तो रो इक्विवेलेंट की वैल्यू 28/25 रो। और बात बिल्कुल सही है कि रो और 2 रो के बीच में आना चाहिए। इस पूरे में मिनिमम रेजिस्टिविटी रो है, मैक्सिमम 2 रो है, उनके बीच में आना चाहिए, आया भी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जब भी इक्विवेलेंट निकालना है उसी ज्योमेट्री में पूरे में सेम मटेरियल भर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था, और इंटीग्रेशन में बस आपको यह समझना पड़ेगा आपने तोड़ा किस चीज को है। तो वो आपको करंट खुद चिल्ला चिल्ला के बता देगा। करंट ऐसे जा रहा है, अब जरा समझिए, रेजिस्टिविटी थी रो L/A, लेंथ L क्या थी, करंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये दरअसल हमारी लेंथ का काम करेगा। एरिया क्या था, करंट के परपेंडिकुलर एरिया क्या है, लेकिन करंट के परपेंडिकुलर यहां एरिया कुछ और है, यहां एरिया कुछ और है। तो ये एरिया थ्रू आउट बदल रहा है, और एरिया थ्रू आउट बदल रहा है, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चल, और इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी x पे एक हम शेल मान लेंगे। एरिया बदल रहा था x के साथ, और x में मैं ऐसी शेल ले लूं। अब जरा समझिए, करंट गया ऐसे, इस शेल के लिए रो L/A लगाते तो रेजिस्टिविटी रो, लेंथ dx, और इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसका एरिया और इसका एरिया रफली सेम है। और एरिया कितना है शेल का, सरफेस एरिया 4πx²। दिख रहा है dr में dx ऊपर आया, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। वैसे भी समझ में आ रहा है 1/1, एक के बाद एक आएंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। लिमिट कहां है, a से 2a, तो रो अपॉन 4π माइनस 1/x, a से 2a, तो R इक्विवेलेंट 4πx² रो dx, सॉरी l नहीं आएगा, तो ये बना रो अपॉन 4π 1/a माइनस 1/2a, तो रो अपॉन 8πa। डायमेंशनली बिल्कुल सही है, क्योंकि रो L/A² टाइप की डायमेंशन आती, ऊपर l मिसिंग है, यहां 1 डिग्री कम हो गई। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आया। तो शायद समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल का मीनिंग क्या है। अगला कॉन्सेप्ट, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, मार्केट में अगर हम रेजिस्टेंस लेने जाएं तो आपको जो रेजिस्टेंस दिखते हैं, अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरह का शेप होता है, ऐसा, और इसमें ऐसे बैंड्स होते हैं, ठीक है। और इन पे कहीं वैल्यू नहीं लिखी होती,
क्योंकि फोटो में भले समझ में ना आए कि रेजिस्टेंस कितना बड़ा है, लेकिन एक्चुअली रेजिस्टेंस इतने छोटे छोटे होते हैं। अब इतने छोटे छोटे रेजिस्टेंस पे टेक्स्ट लिखना बड़ा मुश्किल है, क्लियर? तो टेक्स्ट पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो कलर स्ट्रिप अगर बना दी जाए तो कलर देखना आसान है। तो हम क्या करते हैं, छोटे रेजिस्टेंस पे कलर की ऐसी पट्टियां लगा देते हैं, ठीक है? और कलर की पट्टियां हम देख लेते हैं, नेकेड आई से दिख जाती है, टेक्स्ट भले ना पढ़ पाए। तो इन्हीं कलर कोड पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है? अब ये कलर कोड के लिए बनाया गया कैसा, तो इसके लिए आप याद रखिए बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, याद रहेगा, आसान सा है। चलो अब देखिएगा इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि कुछ कलर्स में दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू मतलब वाइट ही है, वॉयलेट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लेकिन यहां बी 3 बार आया और एक्चुअली जी भी 2 बार आया। तो कौन सा ग्रीन है कौन सा ग्रे है, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, कुछ भी हो सकते थे। अभी मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि हर उसके साथ एक डिजिट ले लिया, 8, 9। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम कवर अप हो गया इन कलर कोड से। अब कलर कोड याद कैसे रखेंगे, तो पहले यहां से देखिए ये विवग्योर टाइप का पैटर्न दिख रहा है, VIBGYOR, विवग्योर टाइप का दिख रहा है। हाँ, इंडिगो इसमें मिसिंग है। दरअसल प्रैक्टिकली क्या होता है, वॉयलेट और इंडिगो नेकेड आई से पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा वॉयलेट है कौन सा इंडिगो है, इसीलिए वो कंफ्यूजन हटाने के लिए इंडिगो नहीं लिया, तो ये विवग्योर पैटर्न ये लिया, ठीक है? और विवग्योर के ऊपर, और विवग्योर है तो इस बी का कंफ्यूजन खत्म हो गया, इट मस्ट बी ब्लू, ठीक। अब और हां, इस जी का कंफ्यूजन खत्म हो गया कि इट मस्ट बी ग्रीन, तो बचा हुआ है जी क्या है, ग्रे। ये तो दिक्कत ही नहीं थी, व्हाइट। और यहां देखिए कि ये व्हाइट है तो ये ब्लैक होगा, डार्कनेस कम होती जा रही है, डार्क टू ब्राइट जा रहे हैं। मैं ऐसे भी समझता हूं कि 0 मतलब नथिंग, नथिंग मतलब ब्लैक, तो इससे ये ब्लैक, तो बचा हुआ बी क्या है, ब्राउन। तो इससे याद रहेगा कि 3 बी का मीनिंग क्या था। चलो ये कलर कोडिंग हम समझ गए। अब इसमें आपको क्या समझना है कि ये दरअसल जनरली 4 स्ट्रिप होती हैं, 2 स्ट्रिप ये सिग्निफिकेंट फिगर देंगे, ये मल्टीप्लायर देगा और ये एरर देगा। अभी समझ में आ जाएगा इसका क्या मीनिंग है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ये एक्चुअली उसके न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। देखें कैसे, मल्टीप्लायर मतलब 10 पे पावर कितनी है, और ये एरर मतलब परसेंटेज एरर, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। है बिल्कुल आसान, दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये रेड होता, ये येलो होता, ये ऑरेंज होता, और ये फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, बाद में फुर्सत से बात करेंगे। तो ये रेड, रेड मतलब आर कितने पे आया, 2 पे। वाई, येलो कितने पे आया, 4 पे। ऑरेंज कितने पे आया, 3 पे। तो इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस हो गया 24, 24, और ये मल्टीप्लायर है 10 पे 3। आया समझ में? तो ये 24 इंटू 10 पे 3 इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया। ये सिंपली, ये जो चौथा, चलो अभी बता ही देता हूं, चौथा जो है ये या तो हो सकता है गोल्ड या हो सकता है सिल्वर, ठीक है? तो जनरली गोल्ड या सिल्वर 2 में से होंगे, ठीक है? और रियलिटी ये है, चौथे बैंड की जरूरत है। समझिएगा, अगर चौथा बैंड बनाते ही नहीं, मान लो ये चौथा बैंड होता ही नहीं, सिर्फ 3 होते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसको ऐसे देखना है कि ऐसे देखना है। आप इसको घुमा के रखते तो आपको क्या कलर दिखते, ओ पहले दिखता, फिर वाई दिखता, फिर आर दिखता। और ओ मतलब कितना है, 3, 4, 2, तो 34 इंटू 10 पे 2 आ जाता, अगर रेजिस्टेंस उल्टा पकड़ लिया तो। रेजिस्टेंस कैसे पकड़ना है, जो चौथी पट्टी है गोल्ड या सिल्वर होगी,
और गोल्ड या सिल्वर ये दोनों ही शाइनिंग कलर होते हैं। ये तीनों थोड़े डल होते हैं, ये सभी कलर डल होते हैं, शाइन नहीं करते। लास्ट का जो होगा वो शाइन करेगा। ठीक है, अभी फोटो में देख लेना, तो मैं कुछ इमेजेस दिखाऊंगा तो उनमें आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट के दोनों शाइन करेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इट इज टू बी केप्ट टू द राइट, दिस पार्ट। अब ये दाएं तरफ रखो, अब कंफ्यूजन नहीं। और गोल्ड मतलब एरर 5%, सिल्वर मतलब एरर 10%। ठीक है, गोल्ड मतलब 5%, और सही बात है, गोल्ड मतलब ज्यादा महंगा है, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रिसीजन ज्यादा है। सिल्वर कम महंगा है, तो सिल्वर अगर है तो 5%, 10%, 5%। तो अगर मान लीजिए ये मैंने गोल्ड दिया होता AU, तो गोल्ड दिया होता तो आंसर क्या आ जाता, ±5%। तो इसको हम टॉलरेंस कह सकते हैं। एरर की जगह बेहतर है मैं टॉलरेंस कहूं। अब रेजिस्टेंस में प्रैक्टिकली क्या है कि रेजिस्टेंस की बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू की जरूरत हमें काफी कम पड़ेगी। हमें रेजिस्टेंस रफली चाहिए होता है कि किलो ओम का, इस तरह का कि किलो ओम, मेगा ओम, तो वहां एक्चुअल वैल्यू ज्यादा मैटर करेगी नहीं, इसीलिए टॉलरेंस हमें 5%, 10% सब चलेगा, इवन 20% तक का टॉलरेंस चलेगा। तो शायद समझ में आ गया होगा ये कलर कोडिंग कैसे करते हैं और इंपॉर्टेंट कि क्यों करते हैं। और ये चौथी स्ट्रिप के 2 रोल हो गए कि रेजिस्टेंस कैसे पकड़ना है एक, ये दूसरा वो टॉलरेंस बताना है। तो अगर घर पे छोटी छोटी चिप रखी हो तो चिप में आप देखना कि उनमें रेजिस्टेंस होंगे। जैसे मान लो जो चार्जर होता है, चार्जर ही टूटा हुआ हो तो अंदर जो चिप होगी उसमें आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे। पुराने रेडियो में हर जगह दिखते हैं। तो इस पर से जनरली देखिए ये इतना सड़ा सा पार्ट है, लेकिन मेंस में लगभग हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है इस पर से। सीधे कलर कोडिंग दी होती है, रेजिस्टेंस पूछा होता है, रेजिस्टेंस दिया होता है, कलर कोडिंग पूछी होती है। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कलर कोडिंग फॉर 3, 4, 5, 6, 8 ओम, ये करना था। ठीक है, पिछले जैसा ही हो जाए, ये करना था मान लो। अब दिक्कत यह है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। इसका मतलब ये हमारा आपको तोड़ना पड़ेगा, 3400 लिखना पड़ेगा, और 56 की एरर है, ये मान लो। अब 3400 पे 56, इसका 10% 340 होता, 5% 170 होता, और ये एरर 5% से भी कम है। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो हम गोल्ड यूज कर लेंगे। मेन इशू है यहां पे, तो ये है 34 इंटू 10 पे 2, 3.4 नहीं 34, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें एज इट इज चाहिए। तो अब 34 इंटू 10 पे 2। अब देखते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, 0, 1, 2, 3, 4। 3 पे क्या आया, ऑरेंज, तो पहली स्ट्रिप आपकी आ गई ऑरेंज की। 4 पे क्या आया, येलो, और पावर कितनी है 2, रेड और गोल्ड, ये मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लीजिए मुझे सिर्फ 8 ओम चाहिए होता, तो 8 ओम बनाते कैसे, एक्चुअली 8 ओम बनाते तो 0.8 इंटू 10 पे 0, ये लिखते। 0 मतलब ब्लैक, 8 मतलब वॉयलेट, और 10 पे 0 मतलब ब्लैक। ठीक, तो टॉलरेंस जनरली नहीं पूछा जाएगा आपको, ये 3 डिजिट पूछे जा सकते हैं। तो ये जो इमेजेस दिख रही हैं, 3 रेजिस्टेंस की इमेजेस हैं। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखानी है, बतानी है कलर कोड के अकॉर्डिंग। ठीक, तो पॉज कर लो, वैल्यू लिख लो, फिर रिज्यूम कर लो। तो देखिए इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज ये लिखी हुई है नीचे। तो मेरे ख्याल से आंसर चेक कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।